नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वेस्ट बंगाल के वर्धमान, दुर्गापुर, कृष्णानगर और बोलपुर में सभा की और इस दौरान उन्होंने अपने भाषण में शुरुआत जय मां दुर्गा, जय मां काली, हर हर महादेव के उद्घोष के साथ की और जिसके बाद कांग्रेस और राहुल गांधी पर वे बोले और इसी बीच राहुल ने रायबरेली से अपना नामांकन भरा, जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तंज कसते हुए कहा कि शहजादे को वायनाड से हार का डर है और इसलिए अमेठी से भागकर रायबरेली पहुंचे। वे सबको कहते हैं डरो मत, मैं उनसे कहता हूं डरो मत, भागो मत। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक पद पर हैं और उनको इस तरह की भाषा शोभा नहीं देती। गांधी परिवार पर परिवारवाद का आरोप लगाने वाले जब ये सवाल करते हैं तो मुझे बड़ी हंसी आती है, क्योंकि जो किशोरीलाल वहां पर चुनाव लड़ने पार्टी के बहुत वफादार कार्यकर्ता हैं। मैं स्वयं उनको जानता हूं, इंदिरा जी, राहुल जी और कब से राजीव जी, कब से वो वहां पर चुनाव में पार्टी के एक कारकुन की तरह एक नंबर के अग्रिम दस्ते के सिपाही के रूप में अमेठी का वहां पर चलिए इस वक्त आपको बड़ी खबर से रूबरू करवा देते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, वनाग्नि की मॉनिटरिंग के दिए निर्देश, 1 हफ्ते तक चारा जलाने पर रोक। बड़ी खबर, अहम जानकारी, शहरी निकाय को भी दिए निर्देश, ठोस कूड़े को वन के आसपास जलाने के रोक। बड़ी खबर, अहम जानकारी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश, वनाग्नि की मॉनिटरिंग के दिए निर्देश, 1 हफ्ते तक चारा जलाने पर रोक और शहरी निकाय को भी दिए गए निर्देश, ठोस कूड़े को वन के आसपास न जलाने के निर्देश। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। 1 हफ्ते तक चारा जलाने पर रोक, शहरी निकाय को भी दिए निर्देश, ठोस कूड़े को वन के आसपास जलाने पर रोक। बड़ी खबर, अहम जानकारी देहरादून से, सीएम धामी ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश। देवभूमि उत्तराखंड में वनाग्नि के मामले लगातार देखने को मिल रहे हैं और जिसे लेकर सभी जिलों के डीएफओ को वनाग्नि के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया और इस बात को लेकर उत्तराखंड वन विभाग के हॉफ डॉक्टर धनंजय मोहन ने कहा कि सभी नोडल अधिकारी आग बुझाने की गतिविधियों का प्रबंध करेंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश रहती है कि कम से कम समय में आग से प्रभावित क्षेत्र में पहुंचकर आग को बुझाने में सभी संसाधनों का इस्तेमाल करें। तो देखिए, नोडल ऑफिसर जो हैं वो पूरे डिस्ट्रिक्ट में पूरी एक्टिविटी को ओवरऑल मैनेजमेंट देखेंगे उसका। और कई बार ऐसा भी होता है कि 2 डिवीजनों की बाउंड्री में आग होती है, वहां कोई किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो, इस तरह की चीजें, ताकि एक सुनियोजित तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चीजें होती रहें। और किसी भी तरह का, क्योंकि इसमें कहीं भी कोई अगर कंफ्यूजन होता है, कुछ होता है, तो उसमें टाइम लूज होता है। टाइम लूज होने का मतलब आग और बड़ी हो जाती है और आउट ऑफ कंट्रोल जाने लगती है। आगामी चारधाम यात्रा में यात्रियों के इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए आवागमन होने को देखते हुए गढ़वाल मंडल विकास निगम ने अपने सभी गेस्ट हाउसों में चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराने की तैयारी कर रहा है और इस बात को लेकर गढ़वाल मंडल विकास निगम के महाप्रबंधक दयानंद सरस्वती ने कहा कि चारधाम यात्रा के रास्ते में आने वाले निगम के गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन यात्रियों को उपलब्ध कराए जाएंगे और साथ ही उन्होंने कहा कि इसका टेंडर फरवरी महीने में कर लिया गया था और अब पूरा प्रयास है कि चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रियों को सभी गेस्ट हाउस में चार्जिंग स्टेशन की सुविधा दे पाए।
सभी स्थानों पे जहाँ पर भी हमारे जो चारधाम यात्रा रूट पे TRS पड़ रहे हैं हमारे गेस्ट हाउसेज, वहाँ पर हम लोगों ने चार्जिंग स्टेशन बनाए हैं। उसका टेंडर करीबन हम लोगों ने फरवरी में ही कर लिया था, कार्य प्रारंभ हो चुका था, तो लगभग अब कार्य समाप्ति की ओर है। और हमारा ये प्रयास है कि हम चारधाम यात्रा शुरू होने से पूर्व ही चारधाम में आने वाले यात्रियों को EV स्टेशन चार्जिंग स्टेशन की सुविधा दे पाए। चारधाम यात्रा को लेकर परिवहन विभाग एक्शन मोड में नजर आ रहा है। आरटीओ चारधाम यात्रा में तैनात कांस्टेबल को ट्रेनिंग दे रहा है। आरटीओ प्रशासन सुनील शर्मा ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कांस्टेबल और परिवहन अधिकारियों की सभी जिलों में ड्यूटी लगाई गई और साथ ही उन्होंने कहा कि होमगार्ड और PRD जवानों की भी तैनाती की गई। इसमें हमारे द्वारा ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम यात्री को बहुत अच्छी परिवहन सेवा, चाहे वो बस हो या छोटी गाड़ी हो, कम दामों पर उपलब्ध हो। इसके साथ साथ ये भी देखा जाए कि जो यात्री यहाँ यात्रा करने आ रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट गाड़ी से आ रहे हैं या फिर एक पब्लिक सर्विस व्हीकल से आ रहे हैं, वो सुरक्षित रूप में यात्रा करें, कोई दुर्घटना ना हो, सुरक्षा की दृष्टि से सब चीजें चाक चौबंद हो। उसी को देखते हुए हमारे द्वारा हमारे सारे जो कांस्टेबल्स हैं या ऑफिसर्स हैं जो अन्य जिलों में भी तैनात हैं, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। पाकिस्तान से 234 हिंदू श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार पहुंचा और हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सभी लोगों का बैंड बाजों और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। 3 दिन तक हरिद्वार में रहकर सभी पाकिस्तानी श्रद्धालु यहां गंगा स्नान और मठ मंदिरों के दर्शन करेंगे और उसके बाद फिर से पाकिस्तान के लिए रवाना हो जाएंगे। यह यात्रा शदानी दरबार रायपुर से 15 अप्रैल को आरंभ हुई। रायपुर, अमरावती, प्रयागराज और श्री अयोध्या जी से होते हुए आज माता गंगा की नगरी हरिद्वार पहुंचे हैं। यहाँ 4 दिन गंगा का प्रवास रहेगा, जत्थे का प्रवास रहेगा। 225 यात्री हैं, जिसमें 175 पुरुष और 50 महिलाएं। नियमानुसार ग्रुप को 5 भागों में बांटती है अपनी भारत सरकार। जो इंडियन हाई कमीशन है, 50-50 के ग्रुप रहते हैं, 5 लीडर हैं। काशीपुर के तहसील परिसर में सुबह एडवोकेट के 3 चैम्बर शॉर्ट सर्किट के चलते आग लग गई और जैसे ही चैम्बर स्वामियों को आग की जानकारी हुई, वो तुरंत चैम्बर की ओर दौड़ पड़े। और यहां बता दें कि तहसील परिसर में सुरेश कुमार कश्यप, मुस्तफा मलिक और उस्मान मलिक तथा अजय चौहान के चैम्बर में सुबह 8 बजे शॉर्ट सर्किट के चलते भीषण आग लग गई, जिसकी सूचना चैम्बर स्वामियों ने अग्निशमन अधिकारियों को दी और मौके पर पहुंचे अग्निशमन अधिकारियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि तीनों चैम्बरों का नुकसान लगभग 4 से 5 लाख रुपए का बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई है और नुकसान का भी पूरा आकलन तो हुआ नहीं है, मगर जो है इनके सुरेश जी का चैम्बर है, मोहम्मद उस्मान जी का चैम्बर है, इन 2 चैम्बरों में ज़्यादा नुकसान हुआ है और इनका चैम्बर अजय जी के चैम्बर में थोड़ा कम नुकसान हुआ, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। तो सर, इसकी क्षतिपूर्ति के लिए क्या आगे कदम रहेगा सर? अब क्षतिपूर्ति के लिए आगे देखते हैं, विचार विमर्श करेंगे आपस में कैसे करा जाएगा, उसी हिसाब से काम करेंगे। चैम्बर आने का जो समय होता है, नाश्ते पानी का जो समय होता है, वो समय फोन आया तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाया। तो उस समय खाने पीने का समय होता, नाश्ते पानी का, तो मैं देखा, फ़ोन उठा तो वहाँ से पता लगा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से चैम्बर में आग लग गई। तो आगे वहाँ से आने का यहाँ आकर के देखा तो सब कुछ ठीक चल रही, लैपटॉप, प्रिंटर, 2 प्रिंटर ऊपर नुकसान था, 4 मूल बनाने थे।
गर्मी का मौसम अपने साथ कई खतरनाक बीमारियां लेकर आता है और इस गर्मी में जरा सी भी लापरवाही करना सेहत पर भारी पड़ सकता है। वहीं दून अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अनुराग अग्रवाल के अनुसार कुछ बीमारियां हैं जो मौसम के अनुसार ही होती हैं, जैसे गर्मियों में डायरिया, फूड पॉइजनिंग आदि होने की संभावना बहुत अधिक रहती है। और यही नहीं, इस मौसम में तेज धूप और पसीने की वजह से हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन आदि लोग उससे बीमार हो सकते हैं। और लोगों को ज्यादा धूप में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए और साथ ही पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, जिससे बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। हाँ, देखिए, बिल्कुल गर्मी बढ़ने के साथ पानी की कमी शरीर में, कोई पसीना बहुत आता है और हम लोग पानी पीने से कहीं ना कहीं या तो अवेलेबिलिटी की वजह से या बचते भी हैं। तो ऐसे में एक तो पानी की मात्रा जरूर बनाए रखें शरीर में, तो गाय बगाए पानी पीते रहें। इसमें मौसमी फल, जो भी आपके तरबूज, खरबूज और खीरा, ककड़ी, इस तरह के फल आते हैं, तो उनका भी अच्छी मात्रा में सेवन करें। और आप छतरी का यूज कर सकते हैं, दुपट्टे का यूज कर सकते हैं, गमछा है, पूरी बाजू के कपड़े लगते हैं सुनने में, लेकिन गर्मी में क्योंकि वो आपकी त्वचा को एकदम गर्म होने से रोकेंगे, तो पूरी बाजू के कपड़े पहनना काफी एक अच्छा उपाय हो सकता है। लापरवाही से सेहत पर असर पड़ सकता है और साथ ही गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पिए। गर्मी के मौसम में बीमारियां कॉमन हैं और इसी को लेकर लापरवाही से सेहत पर असर पड़ सकता है। और साथ ही गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। ज्यादा से ज्यादा पेयजल पदार्थों का सेवन करें और लापरवाही से सेहत पर असर पड़ सकता है। गर्मी के मौसम में पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं। उत्तराखंड के जंगलों की आग निरंतर भड़कती जा रही है और जब तक वनों में आग लगने की 64 से अधिक घटनाएं सामने आ चुकी हैं और साथ ही गढ़वाल में 30, कुमाऊं में 29 वन्यजीव क्षेत्र में 5 जगह जंगल। यशपाल आर्य ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि आग लगने के कारण उत्तराखंड के वनों को नुकसान होने के साथ ही वन्यजीवों और पर्यावरण पर भी खासा असर पड़ रहा है। और साथ ही उन्होंने कहा कि वनाग्नि की वजह से जल स्रोत सूखे जा रहे हैं। ऐसे में सरकार की कोई ठोस कार्य योजना नहीं है। लगभग 67% आबादी का क्षेत्र जंगल में निहित है और लगातार प्रदेश के जो जंगल हैं धधक रहे हैं, तो जो जीव जंतु हैं उन पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है। जल स्रोत सूख रहे हैं और यहाँ तक कि इस आग की आंच जो हमारे पहाड़ हैं, जो ग्लेशियर हैं, उस पर भी पहुंच रही है। कोटद्वार में शराब कारोबारियों की मनमानी जारी है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव प्रदेश रावत का आरोप है कि सरेआम आबकारी विभाग की मिलीभगत से ओवररेट किया जा रहा है और शिकायत करने पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और इसी के साथ उन्होंने मुख्यमंत्री से आबकारी अधिकारी को सस्पेंड करने की भी मांग की है। वो उनकी मिलीभगत है, जो शराब के दुकानदार है, कारोबार करते हैं, उनसे मिलीभगत है। निश्चित रूप से इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ओवररेट जनता को लूटा जा रहा है, उपभोक्ताओं को लूटा जा रहा है और आबकारी विभाग सोया हुआ है। अवैध शराब बिक्री है, आबकारी विभाग सोया हुआ है। तो इसका सीधा सीधा आबकारी जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है वो भ्रष्ट है, वो उनके साथ मिला हुआ है, जिससे कि अवैध शराब बिक्री है। और जो ओवररेट बेच रहे हैं वो दुकानदार, उनमें कोई कार्रवाई नहीं। आप एक कार्रवाई बता दीजिए, ओवररेट की कितनी शिकायतें मिल रही है, एक कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। और मैं इसके दोषी जिला आबकारी अधिकारी भी मानता हूं, वो भी उनसे मिला हुआ है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को तत्काल सस्पेंड किया जाना चाहिए।
पानी के दुरुपयोग को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है और पिछले दिनों जिला अधिकारी देहरादून सोनिका मीणा ने जल संस्थान के अधिकारियों के साथ बैठक की और बैठक ने जल संस्थान को अंडरग्राउंड वाटर की स्थिति का सर्वे करने के निर्देश दिए। तो वहीं उन्होंने कहा कि अगर कोई अंडरग्राउंड वाटर पीने के अलावा दूसरे कार्यों में यूज कर रहा है तो उन पर मोटी पेनल्टी लगाई जाएगी। और साथ ही जिलाधिकारी ने उत्तर प्रदेश जल संरक्षण और सीवर एक्ट 1975 के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए हैं। आज भी मेरे द्वारा बैठक ली गई है और उसमें यही इंस्ट्रक्शन है कि जितना भी जहां पे भी एक तो लीकेज के इशू आते हैं सबसे ज्यादा, जो मेन शहर में ही हमारा इशू है, ग्रामीण क्षेत्र में अभी ऐसा पानी का कोई इशू नहीं आ रहा है, लेकिन दोनों ही क्षेत्रों में ग्रामीण और अर्बन में यही इंस्ट्रक्शन है कि एक तो कहीं लीकेजेस ना हो, कहीं अगर पानी की वेस्टेज हो रही है तो नोटिस दिए जाएं और साथ ही साथ जहां भी कहीं हमारी जो पेयजल योजना है कहीं उसको मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट है या कोई रिक्वायरमेंट तो तत्काल करने, जिससे कि लोगों को पेयजल जो ये आने वाला सीजन है उसमें असुविधा ना हो। चारधाम यात्रा नजदीक आते ही शासन प्रशासन अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। ऐसे में जल संस्थान भी चारधाम यात्रा मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था को लेकर अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं जानकारी देते हुए जल संस्थान की मुख्य महाप्रबंधक नीलिमा गर्ग ने कहा कि चारधाम यात्रा बेहद नजदीक है। ऐसे में जल संस्थान की तरफ से चारधाम मार्गों में पानी की समुचित व्यवस्था करने के लिए तमाम अधिकारियों को निर्देशित किया गया। हालांकि नीलिमा गर्ग ने कहा कि हेमकुंड मार्ग पर अभी भी कुछ कार्य बचे हुए हैं जिनको 10 मई तक पूर्ण कर लिया जाएगा। के लिए तो हमने पूरा काम पूरा कर दिया है और इसमें जितने भी टीटीएसपी, पीटीएसपी और इसके अलावा हम लोग जानवरों के लिए चरी का इंतजाम करते हैं और टॉयलेट्स में पानी देने का वो सारे काम पूर्ण हो गए हैं। केवल हेमकुंड वाला 10 मई तक हो जाएगा, उसके रास्ते में अभी थोड़ा बर्फ है तो वो बचा है और सारे ही काम कंप्लीट। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में भारत नेपाल सीमा स्थित झनकिया शाद्रा नहर के पास निजी होटल मैनेजमेंट का एक छात्र अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था। वहीं एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जल पुलिस, स्थानीय पुलिस की टीम ने संयुक्त रूप से कड़ी मशक्कत के बाद चौथे दिन युवक का शव घटनास्थल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर बरामद किया और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम और आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद परिजनों को सौंप दिया। वहीं घटना की सूचना पर जिलाधिकारी उदयराज सिंह, एसडीएम रविंद्र सिंह बिष्ट और अन्य अधिकारियों ने अस्पताल पहुंचकर घटना का जायजा लिया और परिवारजनों को कार्रवाई के बाद नियमानुसार सहायता राशि देने की भी बात कही। बच्चा जो यहीं पर रह करके ट्रेनिंग वगैरह कर रहा था, कुछ प्रशिक्षण में भाग ले रहा था, उसका नाम राजा रसीला डीडीहाट पिथौरा का रहने वाला है। उसी की डेड बॉडी को खोजी जा रही थी और इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और स्टेट की जल पुलिस ने बहुत ही मेहनत किया और आज जाके डेड बॉडी मिली है। तो मैं भी आज चला ही था कि जरा ऑपरेशन को मैं देखूं वहाँ मौके पर, तो मुझे आधे रास्ते ही ये सूचना मिल गई कि डेड बॉडी मिल गई है, लेकिन मैंने कहा कि चल के पहले देख लें कि ये माज ही करा दिया जाए। प्रदेश में बढ़ते गर्मी के साथ ही जंगलों में आग लगने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पौड़ी से सटे टेक मार्ग पर सिविल एवं रिजर्व के जंगल में भीषण आग लगने के चलते टेका मोटर मार्ग पर लोगों को आवागमन करने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और जंगल में लग रही भयावह आग को नियंत्रित करने के लिए वन विभाग और उसके सहयोगी विभागों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग की आक्रामकता को देखते हुए पुलिस प्रशासन को भी मुस्तैद होना पड़ा और कंडोलिया टेका मार्ग पर वाहनों की आवाजाही दोनों ही जगह रोकनी पड़ी और इस दौरान दमकल कर्मियों को भी आग पर काबू पाने में दिन भर कड़ी मशक्कत करनी पड़ी।
तब से यहाँ पे कार्रवाई में लगा हुआ है। दोपहर में हवा बहुत तेज थी, जिसके कारण इसको कंट्रोल हमने एक बार किया तो दोबारा से हवा की तरफ फैल गई और अभी हमारा स्टाफ पुनः उसको कंट्रोल करने लगा हुआ है। बेसिकली इसमें हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसी के जान माल का नुकसान नहीं हो, चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो हमारा स्टाफ जो फायर डाउजिंग प्रोसेस में लगा हुआ है उसके वो लोग हों, चाहे कोई भी और अन्य व्यक्ति हो या कोई भी जो है इसमें जानवर हो, किसी का भी ऐसे जानवर का नुकसान ना हो, ये हमारी प्रायोरिटी है। उसके बाद अपना 100% से ऊपर एफर्ट देकर हम इस जंगल की आग को इसमें बुझा रहे हैं। इसमें कहीं कहीं हमें गांव वालों का अच्छा सहयोग भी मिल रहा है और डिपार्टमेंट का सहयोग भी इसमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट है या रेवेन्यू स्तर के जो अधिकारी हैं। लेकिन किसी किसी गांव में सहयोग ना उस अपेक्षाकृत कम सहयोग प्राप्त होने की वजह से वहां पर थोड़ा सा समय लग रहा है। आपने देखा होगा कि बदली होती है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। हम लोग तो वही है ना, हम हर बार जो है कि सुझाव देते हैं वन विभाग को। तमाम आपने देखोगे पहले गिने चुने कभी कभी लगती थी आग, तो बिना पूछे हुए महिलाएं गाँव आग बुझाने जाते थे, उनका इंटरेस्ट होता। आज हकों की बात करें, जब हमको एक पेड़ नहीं मिल रहा अपने मकान की लकड़ी के लिए कि हमारा जो हकों का अधिकार है वो द्वारिका खालते रहे, आग हम अदौड़ी के जंगल बुझा रहे हैं और हमेशा सहयोग करते आ रहे हैं। इतने दो में परसों में एसडीएम मैडम के साथ में था अभी यहाँ पे जो है कि, लेकिन ये है कि कभी भी कोई अधिकारी एक बार हम लोगों जैसे हम लोग निरंतर 20 सालों से काम कर रहे हैं, थोड़ा मीटिंग कर ले, हमको भी बुला रहे जबकि उनकी फायर सर्जन की बैठक होती है, बनअग्नि पर उनकी बैठकें चलती है, तो हम भी कई सुझाव देंगे। हमारे पास भी बहुत ग्रामीण क्षेत्र में और आग का लगना कारण क्या है, वो गांव से ही आती है जंगल की ओर, क्योंकि गांव लोग अपने खेतों को सुधारते हैं। बिल्कुल जिस तरीके से आपने ये हमारे जो नजदीकी क्षेत्र हैं पौड़ी जिले के, पौड़ी के जो आग जो इस समय अग्नि में एकदम जल रहे हैं हमारे जंगल, हमारे जो जानवर हैं वो परेशान हो रहे हैं। और आप देख रहे होंगे हमारा टेकाई वाला एरिया हो या मेरे नजदीक मेरे पीछे भी एक जो एरिया दिख रहा होगा आपको, वो भी जंगल से लगातार यहाँ की आम जनता भी बहुत परेशान है और धुएं से भी और इन चीजों से। तो मेरा सरकार से निवेदन है, प्रशासन से निवेदन है कि ये सारे अपने मेन वन विभाग के प्रशासन से कि वो वाकई में बहुत शिद्दत से इस काम को कर रहा है। मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद करता हूँ वन विभाग का। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार के ट्रैवल कारोबारियों ने व्यवस्थाओं को लेकर प्रदर्शन किया। रजिस्ट्रेशन में सीमित संख्या के बाध्यता को समाप्त करने की मांग की गई और हरिद्वार के सैकड़ों ट्रैवल कारोबारी बैंड बाजी के साथ जिला पर्यटन कार्यालय पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। ट्रैवल कारोबारियों ने बताया कि राज्य सरकार ने चारधाम यात्रा में जाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या सीमित कर दी है। देखिए, हम लोग काफी समय से सरकार से मांग कर रहे थे कि जो रजिस्ट्रेशन में संख्या का निर्धारण किया गया है, एक नंबर्स रखे गए हैं, उसको हटाया जाए, लेकिन शायद हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो इसलिए आज हम लोग बैंड बाजों के साथ यहां पर आए हैं कि हो सकता है ये आवाज सरकार तक पहुंचे। उसी कड़ी में वो प्रयास किया गया था। हमारी माननीय मुख्यमंत्री से सरकार से विनती है, अनुरोध है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन में एक संख्या निर्धारण की एक सीमा लगाई हुई है, उसको तुरंत प्रभाव से वापस लिया जाए। ना ही वो जो आने वाले तीर्थयात्री हैं, जो सपने देखते हैं कि अपने जीवन काल में एक बार चारधाम यात्रा पे जाएंगे, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं भी आहत होती हैं। हमारा आने वाली चारधाम यात्रा 2024 में माननीय मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन किया गया है कि जो सीमित संख्या है यात्रियों की वो ना रखी जाए। रजिस्ट्रेशन जो होते हैं, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होते हैं, उनका पर्याप्त मात्रा में पता नहीं लग पाता है कि वो रजिस्ट्रेशन वाकई में यात्रियों ने कराए हैं या वो फर्जी रजिस्ट्रेशन है। जो यात्री हरिद्वार में, ऋषिकेश में या पूरे उत्तराखंड में कहीं पर भी चारधाम यात्रा के लिए आता है, उसके मैनुअली रजिस्ट्रेशन किए जाए, जिससे कि आने वाला यात्री उत्तराखंड में परेशान ना हो, सुचारू रूप से उसकी यात्रा हो। पूरे भारत में ऐसा प्रावधान है कि जो जहां जाएगा उसका सुचारू रूप से यात्रा होनी चाहिए और ऐसा होता ही है। और जिस बार पहले भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह ओपन कर दिया था, जो यात्री यहां आए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।